अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे फ्री फॉल के ऊपर कि दरअसल फ्री फॉल क्या होता है। तो देखिए, न्यूटन ने जिस सेब को देखा था, अगर हम उसकी स्टेट की बात करें, अगर हम न्यूटन ने जो सेब देखा था उसकी अगर हम स्टेट की बात करें तो उसकी स्टेट जो है वो फ्री फॉल ही है। फ्री फॉल कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया न्यूटन के लॉ से, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, उल्टा से बन गया गलती से, ठीक है। इसको जरा सा हम ठीक करके बनाते हैं, लग रहा है जैसे उल्टा दिल गिर रहा है, ठीक है। शुरुआत ठीक कर देते हैं। कोई लेमन आप समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर देखिए वो गिर रहा है और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, अगर जब भी उसका मोशन हो रहा है तो उसके मोशन के दौरान अगर एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगना चाहिए? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, ग्रेविटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन क्या होता है, मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रेस्टर है, अगर ये सीधा नीचे गिर रहा अर्थ की ओर तो अभी वो फ्री फॉल में है। कुछ लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है। तो कुछ मिसकंसेप्शन है, पहले हम उनको क्लियर कर देते हैं। फ्री फॉल के अराउंड कुछ मिसकंसेप्शन है। देखिए, सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो धरती से आके टकरा जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फ्री फॉल में तो धरती से आके टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे अर्थ है, ये मान लीजिए हमारी धरती है, ठीक है, धरती लिख देते हैं। अब जैसे हमारा जो चंद्रमा है वो धरती के अराउंड कक्षा में क्या करता रहता है? धरती के अराउंड कक्षा में घूमता रहता है। मान लीजिए ये हमारा मून है, ठीक है, मून है, ये हमारा मून है और ये धरती के अराउंड कक्षा में घूमता रहता है। तो अब हम पूछें कि क्या ये जो है फ्री फॉल में है या नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये सदैव फ्री फॉल में रहता है। ये हमेशा धरती के अराउंड गिरता रहता है, लेकिन क्योंकि जो इसके ऑर्बिट का कर्वेचर है वो ज्यादा है धरती के कर्वेचर से, इसलिए ये धरती से टकराता नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, फ्री फॉल में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट धरती से टकरा ही जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो चलते हुए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो हमेशा किसमें होता है? वो हमेशा फ्री फॉल में होता है, ठीक है। जैसे मून हो गया, इसी तरह हमारी जो धरती है वो भी फ्री फॉल में है, सन के अराउंड फ्री फॉल में है। तो ये फ्री फॉल का मतलब होता है, इसको समझ लीजिएगा, फिजिक्स का फ्री फॉल और इसमें अंतर है। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कोई चीज अगर जस्ट नीचे आ रही है तो वो फ्री फॉल में हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड फॉल भी हो सकता है, केवल फ्री फॉल नहीं, रिस्ट्रिक्टेड फॉल भी हो सकता है। जैसे हमने एक मान लीजिए एक डब्बा बनाया, एक डब्बे में हमने यहाँ पर रस्सी बांध दी, मान लीजिए हमने यहाँ पर रस्सी बांध दी, ठीक है, और अब इसके अंदर लोग खड़े होते हैं और ये एक बिल्डिंग में लगा दिया और बिल्डिंग में लोग नीचे से कोई ये ऊपर ले जाता है, तो ये कौन सी चीज बन गई? ये लिफ्ट बन गई। भाई लिफ्ट ऐसे होता है, एक डब्बा नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि मोटराइज्ड होता है, जो चलता है और लिफ्ट में नीचे से लेके ऊपर से नीचे लोगों को लाता है। तो ये जो है ये क्या फ्री फॉल में होता है? नहीं, ये फ्री फॉल में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। पहली बात तो नीचे की ओर इसमें एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, जब ये नीचे आ रही है तो ऊपर जाएगी तब भी, और दूसरी बात यहाँ पर टेंशन लगेगी। अब अच्छा, टेंशन की मैं डायरेक्शन यहाँ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किधर जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें दो फोर्स लगेंगे, टेंशन और एक ग्रेविटी। तो ये कभी भी फ्री फॉल में नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड फॉल है, एक एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक रहा है, फ्री फॉल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है इसके बाद, इसका होता क्या है, अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ पे अगर फ्री फॉल की बात करें, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम फ्री फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं, मान लीजिए सिमिलरली अर्थ की सरफेस पर, ये अर्थ की सरफेस है मान लीजिए मेरी,
इस पर हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिरा देते हैं तो ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है, कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरता है। यानी कहने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट भाई नीचे जब गिरेगा तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी जैसा न्यूटन ने देखा था, और इसकी जो स्पीड बढ़ने की जो दर है, रेट है, वो कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो वेलोसिटी का चेंज होता है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा इस कांस्टेंट को हम ए ना लिख करके क्या लिखते हैं, इसको हम स्मॉल जी लिखते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं इसको, ठीक, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब ये स्मॉल जी वो कैपिटल जी से क्या है, अलग होता है। ठीक है, वो था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के लिए इसकी जो वैल्यू होती है जी की, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। धरती की अलग अलग जगह पर ये वैल्यू बदलती भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी धरती पर ये वैल्यू एक जैसी होती है। आगे चल के आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि ये चेंज भी होती है, धरती के अलग अलग जगह पर ये चेंज भी होती है। पोल्स पर मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और इक्वेटर पर मिनिमम वैल्यू होती है, लेकिन पूरी धरती पर ऑन एन एवरेज इतनी होती है। ठीक है, जैसे बॉस्टन अमेरिका का एक शहर है बॉस्टन, वहां पर इसके बहुत करीब है वैल्यू 9.8 की। ठीक है, तो ये हमारा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे। ठीक है, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और ये अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बदलता रहता है सिनेरियो के हिसाब से। स्मॉल जी है ये सिनेरियो के हिसाब से बदलता भी रहता है। ठीक, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जुपिटर पर करीब 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, बहुत ज्यादा, और मून पर इसका 1/6 होता है। तो इस तरह से हर एक प्लैनेट पर इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन कैपिटल जी जो हमारा था वो क्या था, वो कांस्टेंट था, वो कभी नहीं बदलता। तो ये आपको ध्यान पता होनी चाहिए बात। ठीक है, देखिए इसके बाद अच्छा, अगर हम दोनों जो हमारे पास जी निकल के आए, एक हमारे पास कैपिटल जी निकल के आया और एक हमारे पास स्मॉल जी निकल के आया, उनमें अगर हम एक संबंध स्थापित करना चाहें, ठीक है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कि भाई कैपिटल जी और स्मॉल जी अगर हम अर्थ पे बात करें तो इनमें क्या रिलेशन होगा, इसको हम स्थापित करना चाहते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसको हम कैसे मतलब प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहां पर कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, अर्थ का जो मास है भाई, ये तो इसको जरा हम यहाँ कोने में लिख देते हैं, इधर नहीं लिखते हैं। अर्थ का जो मास है हमारा ये होगा me, ये जो सबस्क्रिप्ट में e लिखा है इसका मतलब अर्थ, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा re। होगा कि नहीं होगा भाई, यानी सेंटर अगर यहां पर है तो ये जो रेडियस होगा ये कितना होगा, ये re होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है, कितना ऊपर है, ये अर्थ की सरफेस से, ये भाई ये सरफेस है, इससे ये h हाइट ऊपर है, कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो h है ये बहुत बहुत कम है, किससे, re से। यानी अगर जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां से उठाया और यहां से अपनी जहां छत है वहां तक ले गए, तो क्या वो अर्थ की रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, नहीं। अर्थ की जो रेडियस है ये करीब 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर के लगभग है। तो भाई हम अपनी छत पे गए तो हम तो आधा किलोमीटर भी नहीं गए अर्थ से ऊपर, तो ये रेडियस बहुत ज्यादा, रेडियस से के मुकाबले ये जो हाइट है ये क्या है, बहुत कम है, और ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर ऐसा है मान लीजिए तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे, देखिए क्या, इस ऑब्जेक्ट पर देखिए दो, इस पर एक फोर्स लगेगी नीचे की ओर, कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पे लगेगी। तो अब देखिए बाय न्यूटन्स, देखिए हम यहां लिखते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। तो देखिए न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, भाई इसका मास m है, इसका मास me है,
तो ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में ये बराबर हो जाएगा जी एम ई एम भाई दोनों के मास का प्रोडक्ट एम ई एम जी के साथ मल्टीप्लाई किया और अपॉन में पूरा हमको लिखना चाहिए आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, लेकिन क्योंकि एच बहुत छोटा है इसलिए हम इसको भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे क्या आर ई का स्क्वायर। और यहाँ ये चीज यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इस वजह से हमने यहाँ एच नहीं लिखा, टेक्निकली हमने आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लिखना चाहिए पर नहीं लिखा, देखिए इस वजह से इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब लेकिन देखिए हम अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है, कितनी है स्मॉल g है, तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या लिख सकते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो Fg होगा भाई F इज इक्वल टू m में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास ऑब्जेक्ट का स्मॉल m है और एक्सेलरेशन कितना है स्मॉल g, तो ये हो जाएगा mg हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है 1 एंड 2, इसको दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि जो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेट करके हम यहाँ पे लिखेंगे जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, तो ई को थोड़ा नीचे लिखे वरना ये गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है कभी कभी। आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है एम जी। तो देखिए एम से एम को हम कैंसिल कर सकते हैं और यहां से हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉल जी होगा ये बराबर हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। अब भाई हम अर्थ का मास जानते हैं कितना होता है, ठीक है अर्थ का मास लगभग होता है 6.0 इंटू 10 की पावर 24। हम जान रहे हैं कि एमई की वैल्यू होती है 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 24 केजी, माइनस नहीं प्लस 24 केजी, और आरई मैंने बताया 6400 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको स्टैंडर्ड हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं और एमई की वैल्यू हम ये ले सकते हैं। अगर ये सारी वैल्यू जी की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है, तो वो सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो जी होता है ये होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया, अपनी किताब में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी एक गिवन है तो आप देख सकते हो, बाकी कहीं किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, डेरिवेशन बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिलेशन, ठीक है। इस तरह से इस रिलेशन का यूज करके हम स्मॉल जी और कैपिटल जी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं जरा, और अब अगर हम कोई भी देखिए इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए हमने जैसे यूनिफॉर्म मोशन की जो इक्वेशन है वो पढ़ रखी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, s स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने पढ़ रखा है। तो अब अगर हम कहीं पर भी अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, ठीक है, तो लिख के मैं बता देता हूँ ना कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखिए वर्टिकल मोशन में हम क्या करते हैं, जब वर्टिकल मोशन की स्टडी करते हैं कभी भी, तो वर्टिकल मोशन की स्टडी में हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अगर हम वर्टिकल मोशन की भी, जैसे कंपटीशन में भी काफी चीजें इस तरह से पूछी जाती हैं, तो वर्टिकल मोशन के केस में थोड़ा सा हमको सावधान रहना पड़ेगा। वर्टिकल मोशन के केस में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मोशन करता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा देखिए, तो हम g की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम अगर इक्वेशंस लिखेंगे तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस भी ले सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट साइन कन्वेंशन हम यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस gt, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा तब, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। और यहां पर भी हमें h ही लिखना चाहिए था, हमने h नहीं लिखा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे h लिख देते हैं। h जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है हाइट के, ऑब्जेक्ट की हाइट से,
और जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर देखिए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हमने g की वैल्यू हर जगह पे पॉजिटिव ली है, और अगर हमारा g जो है, अगर मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g की हम वैल्यू को निगेटिव लेंगे, और देन जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है इस इक्वेशन में वहां वहां पर माइनस साइन आ जाएगा, और तब हम अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। न्यूमेरिकल लगाते समय हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लेना है, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, या उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा अपने सवाल में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज होगी। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मास के ऊपर, वेट के ऊपर, कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये तो अभी हमारी मैथमेटिक्स थी। अब इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर में, तो उसकी बात करेंगे, देन फर्दर बायोन्सी की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें लेकिन जरूर ये जानना। ठीक है, धन्यवाद।